आप लोगों का स्वागत है हमारे वेदांत एकेडमी में। ये हमारे सुकेश सर जिनके अथक प्रयास से ये वेदांत एकेडमी स्टार्ट हो पाया है। हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट, जो डेली शाम 7 बजे हम आप लोगों के साथ हाजिर होंगे साइंस के साथ। आज हम लोग बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। हर बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। हमें समझना यह है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो होता क्या है दोस्तों, भोजन का पाचन पहले क्या है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। पाचन के बारे में जैसा आप लोग जानते होंगे कि पाचन होता है, पाचन जिसको डाइजेशन बोलते हैं, ये होता क्या है कि बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ तोड़ देना, सिर्फ इतना ही डाइजेशन है। जैसे बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स, आपने कुछ खाया, चावल दाल कुछ भी खाया, वो मुंह में गया, वो टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूटा, वो ओसोफेगस में गया, वहाँ से ग्रास नली से ग्रासिका आमाशय वहाँ तक गया, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। क्या हुआ डाइजेशन का प्रोसेस? छोटे छोटे कणों को बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। ये पूरा प्रोसेस ये पाचन कहलाता है। अब हम पाचन में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। अब मानव पाचन होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग प्राणिसम पोषण कहते हैं। प्राणिसम पोषण में क्या होता है कि पहले हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर हम लोगों का डाइजेशन होता है, जैसे बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होके ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन का डाइजेशन होके फिर अमीनो एसिड्स बनता है, फैट्स का होके फैटी एसिड बनता है। तो ये सब प्रोसेस डाइजेशन के अंतर्गत आता है। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, उसके बाद इजेक्शन होता है एनस के द्वारा। तो हम देखेंगे पाचन में डाइजेशन के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है सर इसमें इंजेशन। इंजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः ग्रहण। इंजेशन में होता क्या है, जैसे हम कोई भी फूड पार्टिकल अपने मुंह में डालते हैं और वो सलाइवा में मिलता है, आपके लार में मिलता है, उसको अंतःग्रहण बोलते हैं। इसके बाद होता है सर डाइजेशन। डाइजेशन में पाचन के अंतर्गत वही सब आता है कि बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स का छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में टूट जाना। इसके बाद होता है सर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में अवशोषण कहते हैं। इसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को बोलते हैं स्वांगीकरण। फिर होता है इजेशन।
अब हम इन पांचों स्टेप्स को समझेंगे। इंजेशन में हुआ कि आप फूड पार्टिकल को इनटेक किए, उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन में जब आप कोई भी कुछ खाए, उसका धीरे धीरे बड़े बड़े पार्टिकल्स में आप खाए, वो कार्बोहाइड्रेट में टूटा, कार्बोहाइड्रेट से धीरे धीरे वो टूटा ग्लूकोज में टूटा, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में होता है क्या, आपने फूड तो खाया, चावल दाल रोटी, लेकिन इसका मेन कंटेंट क्या है एब्जॉर्प्शन में, तो आप चावल खाए, आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, आपने दाल खाया, आपको प्रोटीन मिला, तो उसका अवशोषण, ये एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आता है, अवशोषण हो जाता है। उसके बाद सर आता है एसिमिलेशन। आपने जिस मुख्य अवयव को खाया था, जैसे चावल दाल कुछ भी, तो उसके मेन मुख्य घटक जो थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, जब वो आपके शरीर के अंगों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं तो वो एसिमिलेशन में आता है। उसके बाद इजेक्शन होता है। इजेक्शन में होता है क्या है सर, कि धीरे 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 जब सारा डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में चले जाता है, जब वहाँ 2-3 घंटा रह जाता है, तब वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस से। इतना का पूरा प्रोसेस हम लोगों के डाइजेशन में आता है। नेक्स्ट सर बात करेंगे डाइजेशन के प्रोसेस क्या क्या थे, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता था, कहाँ से क्या हो रहा था। तो पाचन तंत्र मानव का बहुत डेवलप है, बहुत बहुत विकसित है। पाचन तंत्र मानव का बहुत ज़्यादा विकसित है, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे स्टेप्स हुए। उसमें जब ह्यूमन का पाचन तंत्र डेवलप हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था। इसमें सर जितने स्टेप्स हैं, ये स्टार्ट होते, पाचन तंत्र स्टार्ट होता है मुंह से, डाइजेशन स्टार्ट होता है सर मुंह से, माउथ से। पाचन तंत्र का मेन पार्ट क्या है, ये पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, इसको बोलते हैं आहार नाल। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, जिसकी लंबाई लगभग लगभग 9 मीटर की होती है। इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसको हिंदी में आहार नाल बोला जाता है। इसकी लंबाई सर 9 मीटर होती है और फीट में अप्रोक्स 30 फीट के आसपास होती है। ये स्टार्ट होता है माउथ से, मुंह से। आपके मुंह में आपने जैसे ही खाना खाया, इंजेक्शन किया, मुख से फिर ये आया आपके गले में, ये गला, जिसको ग्रास नली बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आइसोफेगस, आइसोफेगस। फिर ग्रास नली से ये होते होते, ग्रास नली के बाद क्या है, स्टोमेक है। ग्रास नली के बाद आपका स्टोमेक, यानी हिंदी में क्या है, आमाशय। स्टोमेक, फिर स्टोमेक से धीरे धीरे वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। यहाँ से फिर फूड जाता है आपका खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। यहाँ से फूड आपका बाहर हो जाता है एनस से, यानी
गुदा द्वार से। तो ये मुंह से ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। इतनी दूरी तय करनी पड़ती है फूड को, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करना पड़ता है, तब जाके पूरा एक पाचन तंत्र का प्रक्रिया समाप्त होता है। ये टोटल दूरी ये 9 मीटर का तय करता है पाचन तंत्र में। तो मुंह में जैसे ही मुंह में होता है कि हमारे माउथ में सलाइवा होता है। सलाइवा क्या है सर? सलाइवा, जिसको हम लोग हिंदी में लार बोलते हैं। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, सबसे पहले ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ये तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं समझना है कि भोजन का पाचन मुख से क्या होगा, मुंह से तो स्टार्ट ही हो रहा है, वो खाना ही खा रहे हैं, नहीं, मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? तो ये लार में सर सैलिवरी एमाइलेज होता है। ये सैलिवरी एमाइलेज सर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है ग्लूकोज में, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, और स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ देता है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, ये तो हो ही जाता है। और सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है हमारे सलाइवा में, सैलिवरी एमाइलेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले तोड़ता है, वो भी ग्लूकोज में। और सैलिवरी एमाइलेज का एक काम और है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अप्रॉक्स 90% स्टार्च को ये यहीं डाइजेस्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बचपन से लेके बड़े तक दांत टूटना उठना लगा रहता है। बचपन में टूटते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे आप जवान होते हैं दांत उठता है, फिर किसी किसी के बूढ़े हो जाने पे भी दांत रहता है, लेकिन धीरे धीरे दांत गायब हो जाता है। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा सर 4। तो हम देखते हैं दांत के बारे में कुछ मेन पॉइंट, कि दांत क्या है, दांत के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, और बच्चों में या फिर वयस्कों में दांत कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं। तो सर दांत, जिसको कि आप लोग टीथ बोलते हैं, इसके स्टडी को सर इसके दांत के स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ओडेंटोलॉजी, दांत का स्टडी क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी। और जो दांत के डॉक्टर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? डेंटिस्ट कहलाते हैं। दांत के डॉक्टर डेंटिस्ट कहलाते हैं, और दांत के स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत का खास ख्याल रखना चाहिए, और समय समय पर ब्रश कीजिए आप लोग 2 बार 3 बार दिन में। 2 बार तो कम से कम सुबह जगने के पहले नहीं ब्रश किया जाता है, बाद में ब्रश किया जाता है। सुबह जगने के बाद और रात में खाना खाने के बाद ब्रश करनी चाहिए। अब आदमी के दांत, जब हम मानव दांत के बारे में बात करें, ह्यूमन टीथ,
मानव दांत, ह्यूमन टीथ। सर इसके तीन प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे हैं। तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको जानना ही चाहिए। मानव दांत के सर तीन प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट इसके ऐसे हैं जो कि बहुत सारे टीचर द्वारा अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है पता नहीं कैसा कौन सा एग्ज़ाम कहाँ कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो ह्यूमन दांत के तीन सर मेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। मेन 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं सर। होता क्या है, ये डायफायोडोंट होता है सर। डायफायोडोंट होता है ह्यूमन, मतलब इसको बोलते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती क्यों? द्विबार दंती इसलिए बोलते हैं कि मानव जीवन में, एक ह्यूमन के लाइफ साइकिल में, उसके जीवन काल में 2 बार दांत आता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सबसे पहले आगे का दांत, जिसको कैनाइन बोलते हैं, सॉरी इंसीजर बोलते हैं, वो आता है। फिर कैनाइन आता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, मोलर होता है बच्चों में। तो ये द्विबार दंती इसलिए कि मानव जीवन में दांत 2 बार आते हैं। 2 बार आते हैं। तो पहले अस्थाई दांत आता है, फिर अस्थाई आता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर उसके दूसरे नेचर के बारे में हम लोग देखते हैं। दांत का दूसरा नेचर क्या है ह्यूमन दांत का? तो ये सर हेट्रोडोंट होता है। ह्यूमन का दांत, मानव का दांत हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट, ये हेट्रोडोंट क्या है सर? विषम दंती। विषम दंती इसको बोलते हैं। विषम दंती क्यों? विषम दंती इसलिए कि आपके सभी दांत का शेप और साइज समान नहीं है। इंसीजर कुछ और है, कैनाइन कुछ और है, प्रीमोलर कुछ और है, मोलर कुछ और है। सबका शेप और साइज डिफरेंट होता है। क्यों बोलते हैं इसको विषमदंती, हेट्रोडोंट? शेप एंड साइज जो है सर, शेप और साइज अलग अलग होता है। हेट्रोडोंट, विषमदंती, शेप और साइज सबका अलग अलग होता है। अब हम देखें इसके तीसरे प्रॉपर्टीज का। आदमी के मानव दांत का एक डायफायोडोंट हो गया, एक हेट्रोडोंट हो गया सर, एक होगा थिकोडोंट। थिकोडोंट इसको बोलते हैं गर्तदंती। गर्तदंती क्यों? क्योंकि मानव या फिर किसी का भी, मतलब जो उच्च कोटि के जानवर हैं, मानव भी एक जानवर ही है। जब आप पढ़ेंगे जूलॉजी में कि एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन, तो ह्यूमन को भी कोडाटा में ही रखा गया है। तो जब हेट्रोडोंट, ये प्रॉपर्टीज क्यों है
कि आपके जो दांत हैं, मानव के दांत, वो क्या है, जॉ के सॉकेट में, जैसे ऊपर मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है, तो एक जॉ में दांत का फंसना, दांत फंसा हुआ है एक सॉकेट में, उसी के कारण इसको बोलते हैं थीकोडोंट, गर्तदंती। गर्तदंती, गर्तदंती इसलिए कि दांत जो है ये जबड़े में कसा, ये कसा हुआ है सर। मानव दांत के 3 प्रॉपर्टीज, डायफायोडोंट, दुबारा दंती, मानव जीवन में 2 बार दांत आता है, एक अस्थाई दांत, एक अस्थाई दांत। अस्थाई दांत बचपन में होता है, अस्थाई दांत फिर मैच्योर होने के बाद। हेट्रोडोंट, विषम दंती इसलिए बोला जाता है कि मानव के दांत का शेप और साइज अलग अलग होता है। थीकोडोंट, गर्तदंती, आदमी के दांत जो हैं, मानव का दांत, वो जबड़े में एक सॉकेट में फंसा हुआ रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं गर्तदंती। अब हम देखेंगे सर, हम अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम दांत के बारे में लगभग वो सब चीज़ कवर कर लेंगे जो चाहे बीपीएससी में आए, रेलवे में आए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम में आए, कि दांत से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे आंख मूंद कर बने। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। टाइप्स ऑफ टीथ, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो अब हम देखते हैं, मानव में सर कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार का, सबसे पहला होता है सर इंसीजर। इंसीजर, उसके बाद होता है कैनाइन, इसके बाद होता है प्रीमोलर, नेक्स्ट होता है सर मोलर। इंसीजर को हिंदी में बोला जाता है कृंतक, इंसीजर को हिंदी में बोलेंगे सर कृंतक। ये आपका कृंतक हो गया, ये रदनक कहलाता है, रदनक। ये अग्रचवर्णक, और ये चवर्णक। इंसीजर का काम होता है सर, जैसे ही आप कुछ खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये इंसीजर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। रदनक क्या करता है, रदनक उसी को चीर फाड़ करता है। जैसे आप कभी नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आप यहाँ से नहीं खा सकते, नॉनवेज को आपको चीरने के लिए ऐसे यहाँ से चीरना पड़ता है। चीर फाड़ के लिए। फिर आता है प्रीमोलर, जिसको अग्रचवर्णक बोलते हैं। ये खाना को धीरे 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 पीसता है। और जहाँ तक बात है चवर्णक की, ये पीस पीस के उसमें सलाइवा को मिला देता है। ये
लार को मिलाने का काम करता है। पहला इंसीजर जिसको कृंतक बोलते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर बारी आती है कैनायन की, कैनायन उसको चीर फाड़ कर देता है। फिर आता है प्रीमोलर का बारी, वो क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को पीस देता है। जो ये वाला दांत है आपका, वो फूड पार्टिकल्स को धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है। फिर बात आती है मोलर की। मोलर जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, सबसे लास्ट, वो क्या करता है, धीरे 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 पीसे हुए अथी में फूड पार्टिकल्स में धीरे धीरे वो लार को मिक्स कर देता है। अब हम देखते हैं इसकी संख्या क्या होती है वयस्क में और फिर बच्चे में देखेंगे। तो होता है क्या सर, एडल्ट में इंसीजर होते हैं 8, कैनायन होते हैं सर 4, प्री मोलर होता है सर 8 और मोलर होता है सर 12। टोटल कितने हुए, 32। इंसीजर कितने, 8, कैनायन कितने, 4, प्रीमोलर कितने, 8, मोलर कितने, 12। टोटल कितने हुए, 32। अब इसी के ऊपर हम लोग एक डेंटल फार्मूला देखेंगे, दंत सूत्र देखेंगे, और बच्चों का भी बात कर लेते हैं यहीं पे। बच्चों में क्या होता है सर, बच्चों में होता है सर, इंसीजर 8 होता है, कैनायन 4 होता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है और मोलर 8 होता है। टोटल होता है 20 दांत। क्या होता है, बच्चों में इंसीजर 8 होता है, कैनायन 4 होता है, प्रीमोलर नहीं होता है और मोलर इसमें 8 होता है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों में, टोटल 20 दांत, 20। बच्चों में 20, एडल्ट में 32। अब इस पे हम देखेंगे सर कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। डेंटल फार्मूला समझने के लिए हम लोगों को दांत के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, आपके माउथ के स्ट्रक्चर को। जैसे ये आपका ऊपरी जबड़ा हुआ सर, और ये निचले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंसीजर, ये हो गए 8, तो 4 तो ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे। फिर हम लोग देखते हैं सर कैनायन, कैनायन फिर हुआ सर प्रीमोलर, ये भी 8 हैं, तो 2 2 4। फिर होता है सर मोलर, ये 12 होता है। तो ये इसको बोलते हैं सर डेंटल फार्मूला, सॉरी। इसको बोलते हैं सर डेंटल फार्मूला। हम सेम सेट दांत का नीचे भी होता है और सेम सेट ऊपर भी होता है। दांतों का सेम सेट ऊपर है, ये मैक्सिलरी में, इसको बोलते हैं अपर जॉ को मैक्सिलरी जॉ, और इसको बोलते हैं मैंडिबुलर, मैंडिबुलर जॉ। तो अब हम देखते हैं सर डेंटल फार्मूला क्या होता है। अब हम इसको एकदम बीच से काट देंगे, तो हमको क्या मिला, 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। 2 इंसीजर मिला,
एक कैनायन मिला, 2 प्रीमोलर मिला और 3 मोलर मिला। सेम सेट इधर भी है सर, 21, 23। ये आपका हो गया सर डेंटल फॉर्मूला, जिसको आप लोग रटने में देखने में बहुत कठिन लगता होगा। ये सिंपल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंत सूत्र। 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, 21, 23, 21, 23। यदि हम इसी को डबल कर देंगे तो टोटल दांत कितना आ जाएगा? 32। अब बच्चों में क्या होता है सर? इंसीजर तो है, कैनायन भी है, प्रीमोलर नहीं है और मोलर 8 ही है। तो बच्चों का क्या हो जाएगा? इंसीजर तो है, कैनायन भी है। जहाँ प्रीमोलर की बारी आई थी, प्रीमोलर तो बच्चों में नहीं था तो 0, और मोलर बच्चों में कितना था? 8, तो उसका एक सेट। तो बच्चों का हो जाएगा सर 21, 0, 2। ठीक है, इसको 2 कर दीजिएगा। ये डेंटल फार्मूला एडल्ट के लिए है और ये चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है सर। अब हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है। बच्चों में जो दांत आता है सर, सबसे पहले बच्चों में दांत आता है, उसको इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, कृंतक आता है। अच्छा, हाथी का जो दांत आता है सर, एलिफेंट टीथ, सबने देखा होगा 2 दांत होता है बाहर में ऐसे सूंड में लटका हुआ। ये क्या होता है? ये भी इंसीजर ही है, ये भी इंसीजर है, जो कि ऊपरी जबड़े से निकलती है। ये एलिफेंट का जो 2 दांत होता है, हाथी का 2 दांत, जिसको बहुत महंगा होता है, ऑर्नामेंट्स बनता है, बहुत सारा गहना बनता है इसका। जैसे चंदन बीरप्पन था, वो इसका भी तस्करी करता था, हाथी के दांत का। तो ये इंसीजर ही है ये, लेकिन ऊपरी जबड़े से निकलता है। अच्छा, हाथी में टोटल कितने दांत होते हैं? 26 होते हैं सर। इसीलिए बोलते हैं हाथी के दांत, ये खाने वाले, और ये होते हैं सर दिखाने वाले। कहावत भी है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो चलिए फिर, दांत से रिलेटेड हमको लगता है ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हम मिस किए होंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, दांत के ऊपर जितना भी क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हमने क्या क्या रिवीजन किया है एक बार देखते हैं कि दांत के स्टडी को, मनुष्य में कितने प्रकार का दांत पाया जाता है, तो वो हम लोग देख चुके हैं, 4 प्रकार का होता है। स्टडी उसका कहलाता है ओडेंटोलॉजी। मानव दांत जो होता है सर, मानव दांत का 3 प्रॉपर्टीज है। डायफायडोंट दुबारदंती होता है, थिकोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है, विषमदंती होता है कि शेप और साइज अलग अलग होता है। फिर थिकोडोंट होता है गर्तदंती, दांत जो है जबड़े में कसा हुआ रहता है। फिर बात करते हैं दांत का इंसीजर कृंतक, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर होता है कैनायन रत्नक, जो चीर फाड़ करता है। फिर होता है प्रीमोलर अग्र चवर्णक, जो पीसता है। फिर होता है सर मोलर चवर्णक, जो कि पीस पीस के उसमें लार मिला देता है। एडल्ट में इंसीजर होता है 8, कैनायन होता है 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12, टोटल 32 दांत होते हैं। बच्चों में सर, चिल्ड्रन में इंसीजर 8, कैनायन 4,
प्री मोलर बच्चों में होता नहीं है, मोलर होते हैं 8, टोटल 20। नेक्स्ट पेज पे आते हैं सर। इसमें हमने आपको डेंटल फार्मूला समझाया 21-23 और 21-02। फिर आते हैं बच्चों का ये दांत जो होता है बच्चों में सबसे पहले यही आता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें हम आपको बताते हैं, सबसे ज़्यादा दांत किस में होता है आप लोगों को पता है? स्पिनर डॉल्फिन में। स्पिनर डॉल्फिन में इसमें 250 से भी ज़्यादा दांत होता है। शेर के कितने होते हैं? 30 होते हैं। कुत्ता में होता है एडल्ट में 42, बच्चों में 28 होता है। तो खैर ये अलग बातें हैं, हम लोग को मेन याद रखना है बच्चों में जो पहली बार निकलता है इंसीजर रहता है। एलिफेंट का जो दांत बाहर वाला होता है वो 2 दांत इंसीजर होता है जो दिखाने वाले होते हैं, 26 दांत खाने वाले होते हैं। तो एलिफेंट में टोटल 26 होते हैं, 26। चलिए सर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं? तो इसके लिए तो पहले हमको इसका आंसर, वैसे हम लोग जानते ही हैं, इसका आंसर होगा मीठा। सबसे पहले मीठा ही लगता है खाने में। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जीभ के बारे में समझ लेते हैं सर। ये आप में से किसी का एक जीभ है, एक जीभ का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सर, एक मिनट थोड़े साइड में बनाते हैं इसको। अच्छे से समझने के लिए ये जीव का स्ट्रक्चर है सर, ठीक है। पहले तो जीव का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि जीव क्या है। एक संवेदी अंग है, ये टंग जो है आपका, ये एक संवेदी अंग है। सेंसरी ऑर्गन है। और क्या है? ये मस्कुलर है, मतलब मांसपेशीय है। ऐसा तो नहीं ना है जीभ में दांत होता है, बोन होता है। जीभ क्या है? मांसपेशीय है और संवेदी अंग है। सेंसरी, सेंसरी क्यों है? ये टेस्ट को समझ सकता है। सेंसरी इसलिए है, ये टेस्ट का समझ है इसमें। इसकी लेंथ प्राय 10 सेंटीमीटर होती है सर, ठीक। संवेदी अंग है, मस्कुलर है। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्वाद का कलिका पाया जाता है। तो जीभ में सबसे आगे ये पार्ट, सब जीभ का नोक वाला पार्ट, ये सर मीठा के लिए यानी स्वीटनेस के लिए। और साइड वाला पार्ट सर जीभ का, ये साल्ट रीजन के लिए, साल्ट, नमकीन, ये रीजन और ये रीजन साल्ट। और ये सबसे पीछे वाला सर, सबसे पीछे वाला रीजन में हम लोग को बीटर लगता है। बीटर यानी कड़वा लगता है। सबसे पीछे में बीटर, बगल में नमकीन, और सबसे आगे में हम लोगों को स्वीट लगता है यानी मीठा लगता है। और ये वाले पार्ट में जो बचा हुआ पार्ट है सर, ये
यहाँ पे खट्टा लगता है। ये जीभ का एक स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कहाँ कौन सा स्वाद हम लोग ले सकते हैं। सबसे आगे नोक वाले पार्ट पे स्वीट, साइड में नमकीन, जीभ के बीच में खट्टा, और सबसे लास्ट में यानी गले के आसपास उससे थोड़ा सा आगे हम लोग को कड़वा लगता है, बीटर लगता है। तो इसमें होता क्या है सर, जीभ में कैसे हम लोगों को किसी चीज़ का स्वाद पता चल जाता है, इसमें होता है सर टेस्ट बड। क्या होता है? टेस्ट बड, स्वाद ग्रंथि। ये क्या करता है, इसको जो भी सिग्नल मिलता है कि हमको मीठा लग रहा है, तो ये क्या करता है, सिग्नल देता है न्यूरॉन के थ्रू, यानी तंत्रिका के द्वारा ब्रेन को सिग्नल देता है कि अच्छा मीठा खाए हैं अभी, तो मैं हमारा न्यूरॉन एक्टिव हुआ, टेस्ट बड एक्टिव हुआ, वो सिग्नल दिया न्यूरॉन को, न्यूरॉन ब्रेन को एक्टिव किया, अच्छा ये चीज़ मीठा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है, ये साल्टी है। तो ये जीव के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जीव का कुछ। अब जीव का कुछ प्रॉपर्टी होता है सर, जीव क्या करता है, जीव सिर्फ बोल मतलब जीव का काम, मेन काम क्या होता है सर, टंग, ये स्वाद लेने में, दांतों की सफाई के लिए, इसके प्रमुख कार्य हैं टंग के, जो स्वाद लेने में मदद करता है। दांतों की सफाई के लिए, दांत का बाहरी भाग तो आप ब्रश कर लेते हैं, लेकिन अंदरूनी भाग जो है पीछे का पार्ट वो लगभग ब्रश से उतना साफ नहीं हो पाता है, जिसके लिए टंग उसको साफ करता है। और भोजन को निगलने में बहुत बड़ा रोल है जीभ का, यदि जीभ ही ना रहे तो फिर आप भोजन का स्वाद ही नहीं ले पाते हैं, निगलना तो दूर है। चलिए सर ठीक है, अब हमको लगता है कि इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। जीभ के अग्रभाग में स्वाद की कलिकाएं, कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाया जाता है, खट्टा, खट्टा कहाँ मिलेगा, बीच में, नमकीन कहाँ मिलेगा सर, साइड में, तीखा कहाँ मिलेगा, सबसे पीछे, मीठा कहाँ मिलेगा, सबसे आगे, फिर से खट्टा बीच में, नमकीन साइड में, तीखा सबसे पीछे, मीठा सबसे आगे। ठीक है सर, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? आंसर तो है सर इसका एपिग्लॉटिस। मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो होता यूं है सर कि ये आप में ही से किसी का एक ये आहार नाल हम बनाते हैं, ये आपका मुंह हुआ सर, ये पटेला हुआ, ये खुला मुंह है सर। यहाँ से नाक से आपने सांस लिया, यहाँ से दो पाइप निकलती है, एक ये वाली और एक ये वाली पाइप।
इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। ग्रास नली। और इसको बोलते हैं विंड पाइप, मीन्स श्वास नली। ये फूड पाइप, ग्रास नली, विंड पाइप, श्वास नली, ये पूरा इसका। तो होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो कभी कभी आप लोगों को हिचकी आ जाती है कि कोई चीज़ मतलब लगता है कि अंदर चला गया दूसरे रास्ते में, वो कहाँ चले जाता है, विंड पाइप में चले जाता है। तो तब तक खांसी या छींक आते रहती है जब तक कि वो गया हुआ कोई भी, चाहे चावल हो, किसी का भी कोई भी कण हो, वो जब तक बाहर नहीं आ जाता है तब तक आप लोग खांसते और छींकते रखते हैं। ये इसलिए होता है सर कि आप खाना खाना और सांस लेना एक साथ नहीं कर सकते हैं। खाना खा सकते हैं, निगलना और सांस लेना एक साथ नहीं हो सकता है ह्यूमन में, मानव शरीर में, क्योंकि आहार नाल और श्वास नली दोनों का एक ऐसा संबंध है कि दोनों का ओपनिंग एक ही जगह होता है। दोनों का ओपनिंग सर एक ही जगह है, यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है क्या, एक ऐसे ऐसे एक ढक्कन की जैसे आकृति होता है, इसको बोलते हैं सर इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस। ये क्या करता है कि अच्छा, ये ब्रेन से कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू। होता क्या है कि अब इसको पता चलता है कि कोई सांस ले रहा है, तब वो भोजन नहीं निकल पाएगा, और निकलने के टाइम वो फिर सांस नहीं ले पाएगा। तो ये क्या करता है सर, जैसे सांस लेने के टाइम में ये फूड, सांस लेने के टाइम में इपीग्लोटिस क्या करता है, फूड पाइप को ऐसे बंद कर देता है। और फिर जब आप खाना निगलते हैं तो ये क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है। तो ये क्या काम करता है, कभी इसको बंद करता है, कभी इसको बंद करता है। तो भोजन की कौन निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, इपीग्लोटिस। क्या, कौन सा रोकता है, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का मेन काम क्या हुआ, ये स्विच का काम करता है, जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है ना, ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। किसके किसके बीच में, फूड पाइप और विंड पाइप, मतलब ग्रास नली और श्वास नली के बीच में एक ऑन ऑफ का ये स्विच है। ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा सर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे ग्रास नली के बारे में देख लेते हैं कि ग्रास नली का एक्चुअली क्या रोल है हम लोगों के पाचन में। ग्रास नली एक सिंक का पाइप आप लोग देखे होंगे, जो आप लोगों के घर के बाहर सिंक लगा होगा, बेसिन लगा होगा, उसके नीचे में एक पाइप लगा रहता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ये सेम उसी शेप का होता है, ये कुछ उसी टाइप का होता है सर, उसका इसका शेप वैसा ही होता है। विंड मतलब ऑइसोफेगस, जिसको ग्रास नली बोलते हैं, इसको ग्रास नली ऑइसोफेगस बोलते हैं। ग्रास नली ऑइसोफेगस। होता क्या है कि जब हम लोग माउथ में खाना, मुंह में खाना लेते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है,
कार्बोहाइड्रेट टूटता है, सुक्रोज मतलब स्टार्च टूटता है माल्टोज में, सुक्रोज टूटता है, अभी कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, बहुत सारा प्रक्रिया होता है। उसके बाद होता है लार मिलता है खाना में बहुत ज़्यादा। तो लार के साथ मिला हुआ खाना, जिसको हम लोग लार के साथ मिला हुआ खाना उसको बोलते हैं बोलस। बोलस, वो खाना को बोलते हैं सर बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। ये बोलस क्या होता है? आपके ऑइसोफेगस में आता है सर। ऑइसोफेगस में आपका बोलस आता है। ये इसमें आया मुंह से, गला से होते हुए एपिग्लोटिस उठा, तो वो इस ओसोफेगस यानी ग्रास नली में इंटर हुआ। ये धीरे 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 नीचे आएगा। किस मूवमेंट से आएगा? इसके मूवमेंट को कहते हैं सर इसके मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी हिंदी में इसको कहा जाता है क्रमांक कूचन। क्रमांक कूचन। क्रमांक कूचन इसमें क्या होता है कि खाना जैसे ही आपके गले में आया, तो ऐसा नहीं है कि आप खड़े रहेंगे तो वो ग्रेविटी से अंदर गिर जाएगा, या फिर आप लेटे हैं तो खाना अंदर ही नहीं जाएगा। तो होता क्या है, इसका जो इस टाइप का शेप बना हुआ है सर, थोड़ा 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 मुड़ा हुआ, तो इसमें धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब आप गले को खोल के देखेंगे और जोर से कुछ घोटेंगे तो लगेगा कि इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट किसके कारण होता है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, क्रमांकुचन होता है सर। क्रमांकुचन से धीरे 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 बोलस जो होता है हमारे यहाँ से आमाशय में पहुँचता है। यहाँ आमाशय जुड़ा रहता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आमाशय तक पहुँच जाता है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े रहेंगे तभी भोजन नीचे जाएगा, या फिर आप चलेंगे तभी भोजन नीचे जाएगा। धीरे धीरे आप लेटे भी रहें तो इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा धीरे 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 अंदर चले जाता है खाना। ठीक है, एक बात और, इसकी लंबाई सर, ओएसोफेगस की लंबाई नोट डाउन करेंगे, कभी कभी एग्जाम में आता है, पर इसका लंबाई क्या होता है? तो इसका लंबाई सर होता है 25 सेंटीमीटर। इसका लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली का लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमाशय के बारे में सर, आमाशय कार्बोहाइड्रेट का पाचन का प्रमुख स्थान होता है, वसा पाचन का प्रमुख स्थान होता है, या फिर प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, या फिर इनमें से सभी। आमाशय क्या होता है सर? आमाशय होता है हमारा पेट, स्टोमैक। स्टोमैक के बारे में कुछ खास पॉइंट देखेंगे सर कि ये आपका ओएसोफेगस आया। ओएसोफेगस यहाँ जुड़ता है स्टोमैक में। स्टोमैक आपका यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये स्टोमैक है आपका। स्टोमैक, पेट या आमाशय, इसका तीन पार्ट होता है। स्टोमैक का तीन पार्ट, इसका तीन पार्ट होता है सर, 3 पार्ट। कौन सा? कार्डिक, फंडस
पाइलोरिक, इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है, कार्डिक फंडस पाइलोरिक। ये रीजन जो ये ओइसोफेगस है, यानी ग्रास नली, ये जहाँ जुड़ती है आके, ये हो गया कार्डिक रीजन, ये आपका फंडस रीजन हुआ, और ये आपका पाइलोरिक हुआ। पाइलोरिक, इसके नीचे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, छोटी आंत। तो हम ग्रास नली जहाँ से आके स्टोमक में जुड़ता है सर, वो होता है कार्डिक रीजन। उसके बाद होता है फंडस रीजन, उसके बाद होता है जहाँ ये छोटी आंत से मिलता है, वो होता है पाइलोरिक रीजन। कार्डिक रीजन और फंडस और पाइलोरिक, ये तीनों में कुछ पेट के अंदर एक झिल्ली होता है, ये पूरा एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं सर म्यूकोसा, या फिर हिंदी में श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली, हमने सुषमा झिल्ली नहीं लिखा है, ये श्लेष्मा झिल्ली है। ये क्या होता है सर, पेट के अंदर आपका पीएच सर बहुत कम होता है, पेट का पीएच ये 1.3 से 1.5 का पीएच होता है। आपके पेट के अंदर 1.3 से 1.5, तो आज समझ सकते हैं कितना खतरनाक एसिडिक मीडियम होता है यहाँ। तो ये म्यूकोशल रीजन क्या करता है सर, पेट को बचाता है। ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम क्यों है, क्योंकि पेट में 3 टाइप के फिर गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे, HCl होगा, उसके बाद HCl का जो कंसंट्रेशन होता है सर, बहुत ही हार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो, जो पेट में होता है 1.3 से 1.5 तक एसिडिक मीडियम होता है। तो इसी को बचाने के लिए म्यूकोशल लेयर होता है पेट में, श्लेष्मा झिल्ली होता है। तो यही क्या होता है, कभी कभी आदमी बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं, तो ये श्लेष्मा झिल्ली धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। श्लेष्मा झिल्ली ये तो बेसिक मीडियम का होता है सर, ये क्षारीय होता है। इस अम्लीयता को कम करने के लिए क्षारीयता करता है, ताकि ये बचा हुआ रहे पेट का रीजन। तो जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं ना, कभी कभी आपको डकार आती है बहुत ज़ोर से, खट्टी वाली डकार, तो ये यही एसिडिक मीडियम के कारण होता है। और पेट को बचाने वाली श्लेष्मा झिल्ली में जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहता है आदमी को, धीरे धीरे ये रीजन कमज़ोर हो जाता है सर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये रीजन जब कमज़ोर हो जाता है कहीं भी पेट में कहीं भी, तो वहाँ पे सर पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर कोई चीज़ है नहीं, कुछ बड़ी बात, सिर्फ ये है कि पेट में एक छोटा सा घाव हो जाना, जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है, वो HCl के कंसंट्रेशन के कारण होता है। और यहाँ पे पेट को बचाने, पेट में जैसे कोई खाना पेट में आ गया, ये पेट से फिर बाहर ग्रास नली में ना जाए, तो यहाँ भी एक स्पिंक्टर जुड़ा रहता है, जिसका नाम तो वैसे बहुत बड़ा है, अभी तक सिर्फ एपिग्लोटिस के बारे में आया है एग्जाम में, इसके बारे में नहीं आया है। हो सकता है BPSC हो, NTPC हो, रेलवे हो, कोई भी इसको पूछ सकता है कि इसका नाम क्या होता है। इसका नाम सर थोड़ा बड़ा होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका नाम होता है सर गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंक्टर। गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंक्टर इसका नाम होता है। तो पेट के बारे में इतना कुछ जानना। अब पेट का प्रमुख काम क्या होता है सर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये इससे 3 प्रकार के गैस्ट्रिक, पेट में जैसे ही फूड फूड आया सर पेट में अंदर, फूड आने के बाद ये फूड रेस्टिंग फेज में रहता है, 3 2 से 3 आवर बाद
गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर दिया जाता है। गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है सर फंडस के द्वारा। गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर दिया जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस वो जो एसोफेगस से बोलस आया था उस पर काम करता है। इसमें इसके तीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिनोजेन, एक होता है प्रोरेनिन। ये तीन टाइप के में मुख्य घटक हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिनोजेन और एक प्रोरेनिन। ये काम क्या करता है HCl? तो HCl क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले मुंह में नहीं मर पाया लाइसोजाइम के कारण, उसको HCl यहाँ पेट में मार देता है। दूसरा क्या करता है, ये एसिडिटी मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को। जो एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो आप एंटासिड खाते हैं, एंटासिड मतलब डेबोल, डाइजीन, पेंटॉप DSR, रेबोप्राजोल, बहुत सारा खाते हैं। उसमें क्या होता है, MgO2 होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद पेप्सिनोजेन, पेट के गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजेन रहता है, जिस पे HCl एक्टिवेशन के बाद HCl इसको एक्टिव करता है, जो कि फिर उसको बनाता है पेप्सिन बनाता है, और प्रोरेनिन को रेनिन बनाता है। ये क्या करता है सर, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को बहुत सारे लगभग 90% प्रोटीन को ये पेट में ही पचा देता है। ये क्या करता है, पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन पे और उसको पेप्टाइड में तोड़ देता है। और रेनिन, जैसे ही बच्चे दूध पीते हैं ना, तो उसमें होता है क्या, वो दूध का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये प्रोरेनिन जो HCl के एक्टिवेशन के बाद रेनिन बनता है, तो ये रेनिन क्या करता है, उसको वो मिल्क का 100% डाइजेशन यही पेट में ही कर देता है। क्योंकि बच्चों में डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, पहले छोटी आंत फिर बड़ी आंत, मतलब बहुत बहुत स्टेप वाइज डेवलपमेंट है। तो प्रोरेनिन, ये रेनिन जो काम करता है सर, ये मिल्क को 100% डाइजेस्ट करके मिल्क को बना देता है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन में केसीन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक जूस तीन टाइप्स के इसके कंस्टिट्यूएंट हुए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन HCl के एक्टिवेशन के बाद पेप्सिन बनता है और प्रोरेनिन रेनिन बनता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का ये प्रोटीन को तोड़ देता है, किसमें, पेप्टाइड में या फिर अमाइनो एसिड्स में। और ये मिल्क का 100% डाइजेशन करता है। मिल्क का डाइजेशन कौन करता है, रेनिन करता है। मिल्क का डाइजेशन डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, केसिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। मिल्क का 100% ये डाइजेशन कर देता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आमाशय ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख पाचन स्थान होता है, नहीं। वसा का प्रमुख स्थान होता है पाचन का, नहीं। मेन क्या होता है, ये प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि यहाँ लगभग 90% प्रोटीन हमारे प्रोपेप्सिन के एक्टिवेशन से प्रोपेप्सिन को HCl कन्वर्ट करता है, जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और वो पेप्सिन एक्टिवेट करता है अपने एंजाइम्स को, और उसके द्वारा प्रोटीन जो है टूट जाता है। एमाइनो एसिड पहले टूटता है पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स फिर बन जाता है एमाइनो एसिड्स, और एमाइनो एसिड्स के रूप में वो स्टोर हो जाता है। जो बाकी बचा हुआ 10% प्रोटीन होता है सर, वो जब छोटी आंत में जाता है तब वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। ठीक है सर। दोस्तों अभी तक हमने इतना क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जिसका बहुत सारा डिटेल एनालिसिस आपको मिला होगा। शायद
ये आपको अच्छा लगा हो। इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको मुंह के बारे में, लार के बारे में, ओइसोफेगस के बारे में या फिर स्टोमक के बारे में सारी बातें बताई। अब ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम इसको करते हुए जाएंगे धीरे धीरे, थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये हम लोग के वेदांत एकेडमी का बहुत ही अच्छा पहल है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे डायरेक्टर के द्वारा। हमारे सुरेश सर हैं जो कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं छात्रों के बीच निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने में, जिसमें हम लोगों का तो योगदान है ही। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को, और लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, इसको सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपके लिए एक से एक चैप्टर, एक से एक लेक्चर, जितना हो सके आपके एग्ज़ाम के लिए उतना करेंगे सर। हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक से एक विशेषज्ञ टीचर आपको मिलेंगे। हमारे डायरेक्टर सर का साथ, सबके साथ से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इस वेदांत एकेडमी को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के बीच, और इसकी पहचान बनाइए। हम आपके साथ हैं, आप हमारा सपोर्ट करें। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू।